नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्ट क्लासेस पर। मैं रोहित एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ लर्निंग प्रोसेस में। आज हम बात करेंगे प्यारे बच्चों प्लस वन केमिस्ट्री के बारे में। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है प्यारे बच्चों लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आप सभी जानते हैं कि इससे पहले जितनी भी वीडियोस अभी तक आपके सामने आई हैं उन सभी में हमने सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में ही बात की है। हमने बात की व्हाट इज मैटर, हमने बात किया उसका फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन, हमने बात की व्हाट इज द मिक्सचर, टाइप ऑफ मिक्सचर, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम दिस इज सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत डिटेल में हमने पढ़ा प्यारे बच्चों। आज फिर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं पेपर के लिए और ये है प्यारे बच्चों लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ बेटा जरूर मिलेगा। बात करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, पर उससे पहले जो लास्ट वीडियो में सिग्निफिकेंट फिगर के जो लास्ट टू रूल थे प्यारे बच्चों उनके बारे में काफी बच्चों की क्वेरीज है कि उनको एक बार और आप डिस्कस कर दें। तो प्यारे बच्चों लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे चलने से पहले मैं वो दो रूल आपके सामने एक एक एग्जांपल के साथ दोबारा रखता हूं ताकि आपको वो चीजें क्लियर हो जाए। पहला रूल था प्यारे बच्चों कि यदि एक से ज्यादा क्वांटिटी मुझे ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी पड़ जाए तो उनके आंसर में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि रूल कहता है कि यदि दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी को आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो प्यारे बच्चों तो जो आपका आंसर आएगा उस आंसर के अंदर, जैसे कि मैं इसको सोल्व कर दूं प्यारे बच्चों तो ये कुछ ऐसे बनेगा, दिस इज लाइक दिस। तो आंसर तो ये आना चाहिए था प्यारे बच्चों कि 11.6796, पर दिस इज रॉन्ग। मैंने आपको बताया था क्यों रॉन्ग है प्यारे बच्चों, क्योंकि जो रूल कहता है, ध्यान सुनिए प्यारे बच्चों, जो रूल कहता है वो कहता है कि आपके आंसर के अंदर डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट होने चाहिए जो आपकी वैल्यूज में सबसे कम है। यहां पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट हैं, यहां पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहां पॉइंट के बाद 4 डिजिट है। मेरे आंसर में पॉइंट के बाद 4 है, पर रूल कहता है कि इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, तो सबसे कम प्यारे बच्चों 2 है। इसलिए मेरे आंसर के अंदर भी पॉइंट के बाद केवल 2 ही डिजिट होने चाहिए। उसके बाद मैं बात करूंगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे। पहले रूल क्लियर करता हूं कि पॉइंट के बाद केवल 2। 679 मुझे यहां तक राउंडिंग ऑफ करना है और इससे अगली वैल्यू 5 से बड़ी है तो प्यारे बच्चों मैं इसको 8 कर दूंगा। रूल खत्म हुआ। अब इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए प्यारे बच्चों। तो जब भी आप दो या दो से ज्यादा चीज की प्यारे बच्चों एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो सिग्निफिकेंट का रूल कहता है कि आप उनको जोड़ो, जोड़ने के बाद जो आपका आंसर आता है या घटाने के बाद जो आपका आंसर आता है उस आंसर में पॉइंट के बाद केवल उतने डिजिट होने चाहिए जो सबसे कम है आपके क्वेश्चन में। पहले ये रूल क्लियर करके फिर आप बताना कि उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आपको प्लस माइनस क्लियर हुआ होगा प्यारे बच्चों। इसी तरह से यदि आप डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन में जाते हो लाइक दिस कि मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या है बच्चों 3 और 1 4 1 2 यानी कि ये हमारे पास आंसर आ गया बच्चों 19.2896। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, हमने आंसर निकाल दिया। आपने भी ऐसा ही करना है हर बार। आपने क्वेश्चन को सबसे पहले सोल्व करना है। क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद अब रूल क्या कहता है वो ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान सुनिए पहले बच्चों क्या कहता है। प्लस माइनस का रूल कहता है कि प्लस माइनस आप जिन वैल्यूज की कर रहे हो उन वैल्यूज के अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। यहां पॉइंट का कोई रोल नहीं है, मैं बात कर रहा हूं सबसे कम सिग्निफिकेंट। प्लस
माइनस में मैंने बात की थी पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट, यहां मैं बात करूंगा सबसे कम सिग्निफिकेंट, और इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट है, इसके अंदर 4 है, तो आपके आंसर के अंदर केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो आंसर क्या है बच्चों? ओनली 19 आएगा। यू हैव टू से ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। पहले आपने रूल क्लियर किया, फिर आपने सिग्निफिकेंट फिगर बताया प्यारे बच्चों। ये था प्लस माइनस में सिग्निफिकेंट का रोल। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों आज की वीडियो के टॉपिक के बारे में, और जो आज की वीडियो का टॉपिक है प्यारे बच्चों वो मेरे पास है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। प्यारे बच्चों जहां तक बात है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, तो आप 9th क्लास से इस टॉपिक को पढ़ते हैं। यदि किसी बच्चे ने 9th क्लास का कुछ साइंस को अच्छे तरीके से किया और उसे अभी तक कुछ याद हो तो उसको याद होगा, ये पहले ही चैप्टर में है, कुछ लॉज वहां पे दिए गए कॉम्बिनेशन के, वहां पे केवल 2 का जिक्र आया था प्यारे बच्चों, और जब आप आज प्लस 1 में पढ़ोगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तो हमारे पास 5 है प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में मैं भी केवल 2 या 3 ही डिस्कस करूंगा, बाकी 2 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर ये 5 के 5 आर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द एग्जाम प्यारे बच्चों, एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता ही क्या है। प्यारे बच्चों 10th क्लास में आपने पहला जो चैप्टर है वो पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अ लॉट ऑफ रिएक्शंस देयर आर देयर। वहां पे आपको जो इतनी सारी रिएक्शन थी वो सारी की सारी क्या थी? केमिकल कॉम्बिनेशन ही तो था। आप एक केमिकल को दूसरे केमिकल में ऐड ही तो करते थे और उससे एक नया प्रोडक्ट ही बनाते थे। उसी केमिकल कॉम्बिनेशन में कौन कौन से नियम फॉलो होते हैं, यानी कि जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो कौन कौन से लॉज फॉलो होते हैं। एग्जांपल के तौर पे समझिए, आपने 10th क्लास में बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन दिया, आपको याद होगा। उस बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? कि दोनों साइड नंबर ऑफ एटम, एवरी टाइप ऑफ एटम और उनके नंबर इक्वल होने चाहिए। शायद ये एक रूल है जो केमिकल कॉम्बिनेशन में फॉलो होता है, पर ये काउंटेबल रूल था प्यारे बच्चों। आज हम कुछ क्वांटिटी रूल की बात करेंगे ताकि केमिकल कॉम्बिनेशन क्लियर हो सके। मींस प्यारे बच्चों जब भी कोई रिएक्शन होगी तो कौन कौन से लॉज को फॉलो करके होगी। स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों पहला। तो जो पहला रूल है किसी भी रिएक्शन के होने के दौरान वो है प्यारे बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर भी बोलते हैं। दैट्स अ फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट वन, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है ये बैलेंसिंग के साथ रिलेट करता है। डेफिनेशन तो बड़ी आसान है बेटा, मैं लिख देता हूं। इट स्टेट्स दैट during any chemical or physical change total mass always remains conserved। It states that during any chemical or physical change, कोई भी केमिकल या फिजिकल चेंज प्यारे बच्चों होता है तो जो टोटल मास है वो हमेशा क्या रहता है बेटा? कंजर्व रहता है। मींस क्या? इट मींस टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, कि जितना रिएक्टेंट का मास है प्यारे बच्चों उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। और शायद इसी रूल को फॉलो करने के लिए हम 10th क्लास में बैलेंसिंग करते थे कि यदि रिएक्टेंट में 2 क्लोरीन है तो प्रोडक्ट में भी 2 ही क्लोरीन होनी चाहिए ताकि उनका मास इक्वल हो सके। ये था पहला रूल, वेरी इजी, बहुत आसान है। इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग एनी केमिकल और फिजिकल चेंज
total mass always remains conserved. It means total mass of reactant always equal to the total mass of product. कि reactant और product दोनों का total mass प्यारे बच्चों equal होगा. This is the law of conservation of mass. So simple. सेकंड की बात करते हैं प्यारे बच्चों. सेकंड क्या कहते हैं? ला दिस इज law of constant composition. This is the law of constant composition. Law of constant composition. This is the law of constant composition. Means क्या है बच्चों इसका भी पहले हिंदी में समझेंगे तो फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे. यार बच्चों ये रूल बहुत आसान है. क्या कहते हैं ये कहते हैं कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो हमेशा एक कार्बन और दो ऑक्सीजन से ही मिलके बनेगी. है ही कुछ नहीं प्यारे बच्चों. यदि हमें कंपाउंड की डेफिनेशन पता है तो हम इस रूल को बिना कहीं भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसको बिना कहीं भी ओबे करना पड़ेगा. ये रूल कहता है कि जब जब आप वाटर का जिक्र करोगे तो उसके अंदर 100% दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम ही होगा. मींस जब तक दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का एटम आपस में कंबाइन नहीं होगा वाटर नहीं बन सकता. या ये कह लीजिए चाहे तो वो समुद्र का पानी हो, चाहे तो वो बारिश का पानी हो, चाहे तो वो नलकूप से निकाला गया पानी हो, चाहे तो वो नहर से निकाला गया पानी हो, चाहे तो वो आइस को पिघला के बनाया गया पानी हो, किसी भी तरह का पानी हो, चाहे वो इंडिया का वाटर हो, चाहे वो अमेरिका का वाटर हो, कहीं का भी वाटर हो, उस वाटर का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है प्यारे बच्चों हमेशा H2O ही रहेगा. दूसरे शब्दों में बात करूं तो इनकी रेशियो क्या होगी प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं 1:8 ही रहेगी. आपको पता है एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 2 का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 तो 1:8. यानी कि जब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस रेशियो में मिलेंगे केवल उसी केस में वाटर बनेगा. थोड़ा सा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन शायद वो यही कहता है. इट स्टेट्स दैट एवरी कंपाउंड यानी कि प्रत्येक केमिकल कंपाउंड हैज द कांस्टेंट कंपोजिशन. उसके अंदर जो एटम मिले होते हैं हमेशा एक डेफिनेट रेशियो में मिले होंगे, चाहे वो बने कैसे भी, चाहे वो आए कैसे भी. प्यारे बच्चों डेफिनेशन लिखता हूं और फिर उसके बाद समझाने की कोशिश करते हैं. हम देखना प्यारे बच्चों डेफिनेशन क्या कहते हैं कि इट स्टेट्स दैट a chemical compound always contains same element It states that a chemical compound always contains same element having combined in fixed ratio of mass with each other. यानी कि it states that a chemical compound always contains same elements combined in fixed ratio of mass with each other. प्यारे बच्चों यानी कि वो कहता है कि जो कोई भी केमिकल कंपाउंड है वो हमेशा एक जैसे एलिमेंट रखेगा और उसके अंदर जो एलिमेंट की रेशियो होगी मास की वो हमेशा फिक्स होगी. फॉर एग्जाम्पल C+O2 से CO2 आए, CaCO3 से CO2 आए, या फिर NaCO3 प्लस में HCl, यहां से CO2 है.
जब भी हम CO2 की बात करेंगे तो उसके अंदर हमेशा एक कार्बन और दो ही ऑक्सीजन होंगी, और उनकी जो रेशियो होगी प्यारे बच्चों, ऑल हैज वन कार्बन एटम एंड टू ऑक्सीजन एटम। रेशियो क्या है बच्चों, रेशियो जो होगी वो होगी प्यारे बच्चों 12:32 मीन्स 8:3:8। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि जब जब कार्बन ऑक्सीजन 3:8 में कंबाइन होगी तब तब CO2 बनेगी, चाहे वो आए कहीं से भी। It states that a chemical compound always contains same element combining fixed ratio of mass with each other. This is the law of constant composition. चाहे वाटर कहीं से भी आए, उसके अंदर भी हमेशा एक दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ही होगी प्यारे बच्चों, उनकी रेशियो भी हमेशा फिक्स होगी 1:8। इन द सेम वे CO2 कहीं से भी बने प्यारे बच्चों, उसके अंदर हमेशा एक कार्बन और दो ही हाइड्रोजन होंगी, उनकी रेशियो भी हमेशा फिक्स होगी प्यारे बच्चों 3:8। दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम बात करते हैं, इनको राइट नोट डाउन करना प्यारे बच्चों। नोट डाउन करने प्यारे बच्चों बात करेंगे थर्ड लॉ की, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। कहता क्या है बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, समझिए और फिर इसकी डेफिनेशन करेंगे। सपोज करो कि हमारे पास प्यारे बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, या प्यारे बच्चों हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके H2O भी बनाया, और इन दोनों को ही कंबाइन करके H2O2 भी बनाया। इन द सेम वे जब मैंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया तो मैं N2O भी बना सकता था, NO भी बना सकता हूँ, N2O3 भी बन सकता है, N2O4 भी बन सकता है, और N2O5 भी बन सकता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बन सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बन सकता है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी बन सकता है, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड भी बन सकता है, और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड भी प्यारे बच्चों हम तैयार कर सकते हैं। यानी कि इतने सारे कंपाउंड हम केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ ही बना सकते हैं। फर्क क्या है बच्चों इसमें, चलो करते हैं। यहां मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया, रेशियो निकालेंगे तो रेशियो आएगी प्यारे बच्चों 1:8। यहां प्यारे बच्चों आएगी 1:16। इसका मतलब प्यारे बच्चों यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इस रेशियो में मिलाऊंगा तो H2O बनेगा, इस रेशियो में मिलाऊंगा तो H2O2 बनेगा। पर रूल क्या कहता है कि यदि किसी एक की रेशियो फिक्स कर दी जाए तो जो दूसरे की रेशियो है वो हमेशा सिंपल होगी। सिंपल मतलब 1:2 होगी, 1:3, 1:4, यानी कि टेबल की तरह चलेगा, 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौक 32 ऐसे करके। इसमें करके और क्लियर होगा आपको। नाइट्रोजन का मास प्यारे बच्चों 14 होता है और ऑक्सीजन का प्यारे बच्चों 16 होता है। इसमें बात करें तो नाइट्रोजन का मास होगा 28, ऑक्सीजन का मास होगा 16। इसमें बात करूं तो 14 एंड 16। इसमें बात करूं प्यारे बच्चों तो 48, यहां बात करूं तो 64, और यहां बात करूं तो 80। आप ऐसा करते हैं नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर देते हैं, मास फिक्स करेंगे 28, 28, 28, 28, बट दिस इज नॉट 28। डबल कर देते हैं प्यारे बच्चों, दिस बिकम 28 तो इसको भी डबल करना पड़ेगा, दिस बिकम 32। अब नाइट्रोजन का मास तो मैंने कर दिया फिक्स,
अब देखते हैं कि ऑक्सीजन के मास के साथ क्या होगा। क्या एक सिंपल टेबल बनी, क्या एक सिंपल होल नंबर रेशियो बनी? हाँ बनी। 1 16 दूनी 32, 2 48, 1:2:3:4:5 प्यारे बच्चों। यानी कि यदि मैं एक के मास को फिक्स करता हूं तो दूसरे का मास एक सिंपल रेशियो में आ जाता है। पर यह केवल तभी होता है जब डिफरेंट कंपाउंड बने हों पर बनाने वाले केवल दो ही एलिमेंट हों। यदि दो प्योर एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में कंबाइन होकर अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं और उन कंपाउंड के अंदर यदि मैं एक की रेशियो को फिक्स कर दूं तो दूसरे की रेशियो सिंपल होल नंबर हो जाती है प्यारे बच्चों। ये कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल का मतलब, मल्टीपल मतलब ज्यादा, प्रोपोर्शन का मतलब बेटा रेशियो। मल्टीपल रेशियो का मतलब है कि यदि दो एलिमेंट एक से ज्यादा रेशियो में कंबाइन होकर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं और वहां एक की रेशियो को फिक्स कर दिया जाए या एक के मास को फिक्स कर दिया जाए तो जो दूसरे का मास का जो रेशियो बनेगा वो एक होल नंबर रेशियो में आएगा, एक टेबल की तरह आएगा 1 2 3 4 5 etc। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। चलो डेफिनेशन इसकी करते हैं। क्या कहता है? It states that when two pure element combine together to form more than one compound, then the ratio of the masses of one element combined with the fixed mass of other element bear a simple ratio with each other. It states that when two pure elements combine together to form more than one compound, then the ratio of the masses of one element combined with the fixed mass of other element bear a simple ratio with each other. यानी प्यारे बच्चों जब कोई भी दो प्योर एलिमेंट कंबाइन करके दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं form together to form more than one compound, then the ratio of the mass of one element, एक एलिमेंट की जो मास की रेशियो है प्यारे बच्चों जो कंबाइन करते हैं फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर ए सिंपल रेशियो विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ प्यारे बच्चों एक सिंपल होल नंबर रेशियो में मिलेगा। ये था प्यारे बच्चों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल आप ये एग्जांपल बना सकते हैं प्यारे बच्चों। ऊपर कंपाउंड लिखेंगे, नाइट्रोजन का मास लिखेंगे, ऑक्सीजन का मास लिखेंगे, एक को फिक्स करेंगे और दूसरे की सिंपल रेशियो करके दिखाएंगे प्यारे बच्चों। आप यही एग्जांपल नोट कर सकते हैं, आप ये वाला एग्जांपल भी नोट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। एग्जांपल और भी मेरे पास है COCO2। यहां यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों 12 16, यहां बात करूं तो 12 32। यदि मैं एक को फिक्स करके गया तो दूसरा प्यारे बच्चों मुझे 1:2 में मिला। ये भी प्यारे बच्चों हो सकता है मैं एक को फिक्स करके गया तो दूसरा मुझे 1:2 में मिला और यहाँ प्यारे बच्चों 1:2:3:4:5 में मिला प्यारे बच्चों। ये था प्यारे बच्चों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आज की वीडियो में मैंने सिर्फ 3 लॉज की बात की प्यारे बच्चों। मैं जान के आपको 5 नहीं करा सकता क्योंकि फिर आप इन 2 या 3 को भी भूल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे 2 लॉ की बात करेंगे प्यारे बच्चों और चैप्टर में थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब ये चैप्टर प्यारे बच्चों आपका 2 या 3 वीडियोस का ही बचा हुआ है। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।